हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं इंडियन शेक्सपियर के बारे में। मतलब शेक्सपियर को तो तुम लोग जानते हो, बट इंडियन शेक्सपियर विशाल भारद्वाज, शेक्सपियर ट्रायलॉजी। उत्तर प्रदेश के चंद्रपुर में पैदा हुए विशाल भारद्वाज आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की डायरेक्टर लिस्ट में काफी जाने पहचाने नाम बन चुके हैं। उन्होंने 1995 की चिल्ड्रंस फिल्म अभय में एज म्यूजिक कंपोजर अपना डेब्यू किया था, लेकिन 1996 में गुलजार साहब की फिल्म माचिस में म्यूजिक कंपोजिशन के लिए उन्हें रिकॉग्निशन तो मिला ही, उसी के साथ उन्हें फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट भी मिला। छोड़ आए हम वो गलियां। 1998 में उन्होंने सत्या और गॉड मदर का भी म्यूजिक कंपोज किया। गॉड मदर ने उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड तक दिलवाया। लेकिन विशाल भारद्वाज सिर्फ अपने म्यूजिक से ही नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन से भी अलग अलग कहानियां सुनाना चाहते थे लोगों को। और तब उन्होंने 2002 की चिल्ड्रंस फिल्म मकड़ी से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। मकड़ी एक चुड़ैल की कहानी है जो जंगल में अपने घर में रहती है और उसके घर में आज तक जो भी गया ना वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अपनी अगली फिल्म से विशाल भारद्वाज को खूब एक्नॉलेजमेंट मिला और वो सबकी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा भी बन गए जब उन्होंने 2003 में अपनी लिखी और डायरेक्ट की मूवी मकबूल ऑडियंस के सामने पेश की। मकबूल मूवी विलियम शेक्सपियर की लिखी ट्रेजेडीज में से एक मैकबेथ का हिंदी एडेप्टेशन था। विशाल भारद्वाज ने मैकबेथ का शॉर्ट वर्जन पढ़ा था, उसी पे बेस्ड उन्होंने फिर एक थ्रोन ऑफ ब्लड मूवी भी देखी और उन्होंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि वो इस स्टोरी को गैंगस्टर फिल्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। जिन्हें मैकबेथ के बारे में नहीं पता उन्होंने मकबूल को काफी एंजॉय किया था, लेकिन जिन्हें मैकबेथ के बारे में पता था उन्होंने बहुत करीब से मकबूल और मैकबेथ में सिमिलैरिटीज देखी और विशाल भारद्वाज की फिल्म मेकिंग स्किल्स की काफी तारीफ हुई। मकबूल की ओपनिंग सीन से लेकर थीम, कैरेक्टराइजेशन, सायरनीज, डायलॉग्स, हर चीज को जिस तरीके से विशाल ने मैकबेथ को रिप्रेजेंट किया है वो तारीफे काबिल था। विशाल भारद्वाज का मोटिव था कि कहानी सिमिलर होने के बावजूद लोगों को कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगने चाहिए। तो बैक टू 1623 जब मार्केट में विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी बुक मैकबेथ पब्लिश हुई थी। मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल है जिनको 3 विचेस बताती हैं कि वो एक दिन किंग बनेंगे, पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो मैकबेथ की वाइफ उसे किंग डंकन को मारने के लिए एनकरेज करती है। तो फिर मैकबेथ फाइनली डिसाइड करता है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो भी मर्द है, मतलब तो वो किंग को मार के खुद किंग बनता है। और उसी पैरानोया मतलब मिसट्रस्ट में मैकबेथ काफी और लोगों को भी मारता है। उसी कहानी में इंडियन टच डालते हुए स्कॉटलैंड को बदल के विशाल भारद्वाज ने बैकड्रॉप में मुंबई अंडरवर्ल्ड ही रख दिया। किंग को डॉन से रिप्लेस किया गया, 3 विचेस को 2 पुलिस वालों से रिप्लेस किया, जिसमें एक पंडित जी होते हैं जो ओपनिंग सीन में ही बता देते हैं कि मुंबई किसकी होने वाली है। जहां मैकबेथ का मेन फोकस पावर के लिए किंग की गद्दी पाना था, वहीं मकबूल का मेन फोकस अपने प्यार निम्मी को पाना था जो गैंगस्टर डॉन की मिस्ट्रेस है। निम्मी उसे एनकरेज करती है कि अगर हमें साथ रहना है तो तुम्हें डॉन को मारना होगा एंड दैट्स व्हाट ही डज। और उसी पैरानोया मतलब की मिसट्रस्ट में वो अपने ही और लोगों को मार देता है। मैकबेथ का डार्क थीम काफी हद तक मैच किया गया बाय विशाल भारद्वाज, वहीं म्यूजिक भी एक्स्ट्रा नहीं था कहीं पर भी, बिल्कुल मैकबेथ की तरह ही बारिश, बादल गरजना और जो डार्क थीम को सूट करे उतना ही रखा गया था। बस सेटिंग, लोकेशन, लैंग्वेज, प्लॉट तक चेंज करने के बाद भी मकबूल ने मैकबेथ का पूरा एसेंस संभाला। शेक्सपियर की सिर्फ यही एक कहानी नहीं थी जो विशाल भारद्वाज ने अपने अंदाज में प्रेजेंट की। 2003 में मकबूल की सक्सेस और तारीफें बटोरने के बाद 2006 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की एक और कहानी ओथेलो को ओमकारा के फॉर्म में प्रेजेंट किया। ओथेलो ऑलरेडी हॉलीवुड में 4 बार एडॉप्ट हो चुकी है। तो ओथेलो की कहानी मैं तुम्हें बता देता हूँ।
ध्यान से। ओथेलो वेनिस में एक हीरोइक ब्लैक जनरल था। ओथेलो और डेस्डेमोना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो रिश्ता डेस्डेमोना की फैमिली को ओथेलो के ब्लैक होने की वजह से पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से शादी कर लेते। वहीं ओथेलो लागो के बजाय कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट चुनता है, जिससे लागो में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वो खुद को उस स्टेटस का ज्यादा हकदार समझता था। लागो उसी जेलेसी के चलते रोड्रिगो की हेल्प से ओथेलो के सामने इम्प्लीकेट करता है कि डेस्डेमोना का कैसियो के साथ अफेयर चल रहा है। ये डिसलॉयल्टी ओथेलो सहन नहीं कर पाता और उसी जेलेसी में डेस्डेमोना को मार देता है। और जब ओथेलो को सच पता चलता है तो वो खुद को भी मार लेता है। That's when Othello asked to be remembered as one who not loved wisely but too well. विशाल भारद्वाज ने ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए स्टोरी को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल एजेंडा के अराउंड रख दिया। रूरल एरिया में स्टोरी प्लेस करने की वजह से स्टोरी को एक नई लाइफ मिली। डेस्डेमोना बनी डॉली, कैशियो बना केसू और लागो बना लंगड़ा और रोड्रिगो बना रज्जू। मूवी की स्टोरी, मूवी का थीम, मूवी का एसेंस बिल्कुल सेम है, वो भी इंडियन टच के साथ। लंगड़ा का पूरी मूवी में मैनिपुलेट करने वाली जर्नी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड थी। मूवी का प्लॉट ओथेलो से बिल्कुल सेम रखा गया था, यहाँ तक कि ओमकारा को भी ओथेलो के रिसेम्बलेंस में रखा गया। ओथेलो में लेगो का ग्रीन आइड मॉन्स्टर एज जेलेसी रिफर किया गया, वहीं ओमकारा में वो प्रेजेंट करने के लिए लंगड़ा जिससे वो जेलेसी अराइज हुई है उसे पूरी मूवी में ग्रीन कपड़ों में रखा गया यार, जस्ट लाइक ओथेलो। लंगड़ा ने जो फाइनल इल्यूजन क्रिएट किया था, जिसमें वो ओमकारा को केसू की कॉन्वर्सेशन सुनाता है, जहां केसू अपनी मिस्ट्रेस बिल्लू की बात करता है, लेकिन ओमकारा को लगता है कि वो डॉली की बात कर रहा है, वो एज इट इज ओथेलो से लिया गया। विशाल भारद्वाज ने अपने एंटागनिस्ट लंगड़ा को भी बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है और प्रेजेंट भी किया है। लंगड़ा नाम ही खुद उसका कैरेक्टराइजेशन दे देता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं, वो खुद अपने हाथ गंदे ना करके दूसरों का इस्तेमाल करता है अपने गंदी स्कीम्स को पूरा करने की, जो लास्ट सीन में प्रेजेंट भी किया है, जब लंगड़ा केसू पे गोली चलाने के लिए बंदूक रज्जू के कंधे पे रख के चलाता है, which states the saying, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। एज पावरफुल सोल्जर ओथेलो के कॉन्ट्रीब्यूशंस की कहानी सुन सुन के लोगों के मन में उनकी रिस्पेक्ट थी, लेकिन स्टिल उन्हें कंटिन्यूअसली कास्ट रेस पे जज किया जाता था। इवन बीस्ट डेविल जैसे वर्ड से डीह्यूमनाइज किया जाता था ओथेलो को, लेकिन जब उनका भरोसा डेस्डेमोना से उठा तब एक्चुअली उन्होंने डेविलिश एक्ट किया। ओमकारा में कास्ट का जिक्र सिर्फ एक बार किया गया और फिर मूवी लंगड़ा की थीम पे जंप ले लेती है, जिससे शेक्सपियर का मैसेज डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइस कैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द नोबलेस्ट पीपल बैड कहीं खोस आ गया। कहा जाता है कि ओमकारा के कैरेक्टर डेवलपमेंट में कमी सी रह गई। ओमकारा का ओथेलो जैसा फ्री और ओपन ट्रस्टिंग होने वाला फैक्टर, जिससे उसे लगता था कि सब उसके जितने ही ऑनेस्ट है या फिर हम्बल है, वो मिसिंग था। ये ओथेलो का वीकनेस था जो ओमकारा में नहीं दिखाई गई, जिससे लंगड़ा जब ओमकारा को मैनिपुलेट करता है वो अधूरा सा लगा। ओथेलो के नेचर से उसका रेज, जेलेसी और हेट की तरफ फॉल को एक मेडिकल कंडीशन से रिकॉग्नाइज किया गया है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम एज ओथेलो सिंड्रोम। लेकिन ओमकारा देख के लगा कि ओमकारा सिर्फ लंगड़े के प्लान का बस मोहरा बन के रह गया। विशाल भारद्वाज और शेक्सपियर दोनों की वुमेन रिप्रेजेंटेशंस कमाल की रही है। बिल्लो केसू की मिस्ट्रेस होते हुए वो रिस्पेक्ट और लॉयल्टी डिमांड करती है। एमिलिया कैसियो की वाइफ ओथेलो के सामने डेस्डेमोना को इनोसेंट प्रूव करती है। एमिलिया यानी इंदु, जो ओमकारा की बहन और लंगड़ा की पत्नी है, वो डॉली का स्टैंड लेती है। ओमकारा का म्यूजिक, उसके डायलॉग्स तुम्हें बिल्कुल हुक्ड रखेंगे और वो मूवी की थीम को काफी मैच भी करते हैं। शेक्सपियर की ट्रायलॉजी का सेकंड एडाप्टेशन भी विशाल भारद्वाज के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ओमकारा के लिए विशाल भारद्वाज को अपना पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इंडिया में ओमकारा को क्रिटिकल एक्लेम तो मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे डिसअपॉइंटमेंट। वहीं नॉर्थ अमेरिका और यूके में बॉक्स ऑफिस पे ओमकारा को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब शेक्सपियर ट्रायलॉजी का लास्ट पार्ट बचा था, हैमलेट, जिसे विशाल भारद्वाज ने 2014 में हैदर के रूप में प्रेजेंट किया।
इवेंचुअली विशाल और स्टीफन ऑल्टर ने डिसाइड किया था कि हैदर को थ्रिलर बनाया जाए, एक कूल एक्शन फ्लिक जिसमें सीक्रेट एजेंट्स और अंडरवर्ल्ड आर्म्स मर्चेंट्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में चेजिंग सीन तक प्लान हो चुका था। लेकिन विशाल हर स्क्रिप्ट रेडी होते ही गुलजार साहब के पास चले जाते हैं और गुलजार साहब ने विशाल से कहा कि थ्रिलर तो ठीक है लेकिन ट्रेजेडी कहां है, विच कॉट विशाल भारद्वाज थिंकिंग। एक रात को वो उठे तो उन्होंने अपनी वाइफ रेखा को कर्फ्यूड नाइट्स बुक रात में पढ़ते हुए देखा, जो एक मेमोयर है जिसमें ऑथर ने 90s के कश्मीर के बारे में लिखा है, जो मिलिटेंसी का पीक पीरियड था। बस तभी विशाल भारद्वाज को स्ट्राइक हुआ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कश्मीर है, जिसे आज तक बढ़िया तरीके से कैप्चर नहीं किया गया। विशाल ने हैमलेट को माइंड में रखा और वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया और वो दोनों आपस में काफी अच्छे तरीके से मर्ज भी हुई और फाइनली विशाल भारद्वाज को हैदर के लिए अपना परफेक्ट बैकग्राउंड मिल गया, कश्मीर वैली। प्ले के ओपनिंग सीन में ही हैमलेट अपने फादर को मॉर्न कर रहा है। उनके पापा के मर्डर के 1 महीने के अंदर ही हैमलेट की माँ गर्ट्रूड ने हैमलेट के अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली और फिर हैमलेट को उसके पापा का खोज दिखने लगा, जो उसे बताता है कि उसे क्लॉडियस ने पॉइजन दे के उसका मर्डर किया है और हैमलेट को अब उसका बदला लेना है, जिसमें हैमलेट का डियरेस्ट फ्रेंड हरोतियो उसका साथ देता है। हैमलेट बना हैदर, गर्ट्रूड बनी गजाला, क्लॉडियस बना खुर्रम, ओफिलियो और हरोतियो यानी दोस्त और लवर का कॉम्बिनेशन बनी आर्शिया और घोस्ट बने रूहदार, जो मेटाफोर है रूह यानी सोल। मूवी सीन 103 में जब आर्शिया रूहदार को बोलती है क्या आप डॉक्टर हैं, तो रूहदार कहता है वो डॉक्टर की सोल है और उसके पापा की तरफ से आया रिवेंज वाला मैसेज भी रूहदार ही हैदर को देता है। हैदर के स्टार्ट में उसके पापा सिर्फ मिसिंग है, जो कश्मीर के बैकग्राउंड में काफी रियलिस्टिक अप्रोच भी दे रहा था। पर फिर जब हैदर अपनी माँ को अपने अंकल के करीब होते देखता है और उनका वियर्ड नेचर उसे समझ में नहीं आता और वो एनी हाउ चाहता है कि उसे अपने बस पापा मिल जाए, वो भी जिंदा। ऑडियंस को कश्मीर बेस्ड ये स्टोरी देखने में काफी मजा आया और हैदर में सबने शाहिद की एक्टिंग की डेप्थ और पोटेंशियल भी देख ली। हैमलेट को बॉलीवुड एसेंस देके विशाल भारद्वाज ने इस ट्रायलॉजी को कंप्लीट किया और तीनों ही मूवीज की बात आज तक होती है। तो तुम्हें कैसी लगी ये इंडियन शेक्सपियर की कहानी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इन तीनों मूवीज में से तुम्हारी सबसे फेवरेट मूवी विशाल भारद्वाज की कौन सी है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुमने इनमें से कुछ नहीं देखा है तुम जाकर देखो यार, मतलब बॉलीवुड भी कम नहीं है, बहुत आगे है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन है, लाइक दबा दो और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चमके तो चांद बनके झुमके भी ना